अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 7 मार्च 2025। हम बात करेंगे अरशद शरीफ केस से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान कैसे बाकायदा अरशद शरीफ के खिलाफ एक फरीक के तौर पर उभर के सामने आई है, इससे मुतालिक बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि अरशद शरीफ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है, उनकी संजीदगी क्या है। आज की समात में जिस तरह से अदालती माहौल था, जिस तरह का कमरा अदालत के अंदर एक एनवायरनमेंट था, उससे कहीं नहीं लगता कि वो किसी सहाफ़ी के, और एक ऐसे सहाफ़ी के जो कि नामवर सहाफ़ी है और उनका खून जो है वो एलिजिडली इस निज़ाम के ऊपर है, तो उनका कहीं पर भी वो होता है थोड़ा-सा मलाल या थोड़ी-सी संजीदगी, वो समात में नज़र नहीं आई। इससे मुताल्लिक़ तफ़सीलन बात करते हैं। सबसे पहले ये कि अरशद शरीफ केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक कोई 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं 2 साल तो मुकम्मल हो गए और तीसरा शुरू हो चुका है। और इन 2 सवा 2 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी ये है कि अभी तक ये तक नहीं पता करवा सके कि केनियन हुकूमत से राबता क्यों हमारी हुकूमत का नहीं हो रहा, जबकि केनिया के साथ आपका बाहमी कानूनी ताउन का मुआहिदा भी हो चुका। केनियन हुकूमत के साथ आपके रवाबित भी कोई बहुत बुरे नहीं है कि आपका सहाफ़ी वहाँ पर जाके जो है वो इस तरह से बेईमाना तरीके से कत्ल हो जाता है, और कत्ल के बाद आप अपने बाकी तो तमाम रवाबित रखते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक़्त भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिस भी तरह से आकर बैठे हैं, उस वक़्त भी ये वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने राब्ता किया था केनियन सदर से, और तमाम तर बाहमी कानूनी ताउन की यकीन दहानी कराई गई थी। फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं ये जो इस तमाम कत्ल के ऊपर, अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर तहकीकात मुकम्मल नहीं होने देते? आज की समात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस गैर संजीदगी का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद ही खुद नोटिस के बाद ये कार्रवाई चल रही है, और ज़ाहिर है कि खुद नोटिस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है, तो किसी और फोरम पे तो ये कार्रवाई चलेगी नहीं। तो अरशद शरीफ कत्ल पर तहकीकात होना थी। तहकीकात ये होना थी कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर किसने भेजा? अरशद शरीफ को दुबई से दरबदर किसने करवाया? आखिर वो कौन इतने ताकतवर लोग थे कि जिनकी वजह से अरशद शरीफ को एक से दूसरे मुल्क भागना पड़ा, और फिर बिलाखिर उनको केनिया में जाकर जो है वो सेटल भी कुछ अफराद ने करवाया, और फिर उनके सेटल होने के बाद केनिया में जिस तरीके से कत्ल किया गया, आज तक उस कत्ल के बाद कोई जवाब नहीं दे सकी है ये रियासत पाकिस्तान की। वजह क्या बनी? आप छोड़ दें बाहर की केनिया में जाके इन्वेस्टिगेट क्या होता, इस बेंच का जो कि आईनी बेंच है, जिसके अंदर 6 आला दिमाग तो आज बैठे थे, जिसमें मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा नहीं थी, उनमें से किसी एक ने भी ये सवाल नहीं किया कि आखिर अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाना क्यों पड़ा। बहरहाल ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्योंकि इस वक़्त हुकूमत का ये फ़ोकस नहीं है और अदालत भी ये नहीं चाहती कि उस तरफ जाया जाए, तो फिर ये मौज़ू जो है वो ज़ेरे बहस आया ही नहीं। आज जब समात का आगाज़ हुआ, तो एक मर्तबा फिर अदालत को ये बताया गया पिछले 2 सालों की तरह कि अभी कुछ कार्रवाई रहती है, हमारा तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा जो है वो हो चुका, हमारी तो काबीना से मंजूरी हो चुकी, लेकिन वो जो हमारी वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ारजा ने सदर मुमलिकत को लिखकर या एक कन्फर्मेशन लेनी है, रेक्टिफिकेशन लेनी है उस बाहमी कानूनी ताउन के मुआहिदे पर, वो अभी तक नहीं हो सकी। अब इस बात के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी समात के आगाज़ ही में बरहम हुए। उन्होंने कहा इतना अरसा गुज़र गया, जब भी आप अदालत के सामने आते हैं, आप यही कहते हैं, अभी ये रहता है, अभी ये रहता है, आखिर कितने अरसे में आप ये सब कुछ कर लेंगे? तो उसके बाद जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि बस बहुत हो गया, आप ऐसा करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक पेशरफ्त रिपोर्ट हमें जमा करवाइए। ये एक जज के रिमार्क्स हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इसको फैसले के अंदर शामिल नहीं किया, लेकिन जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने ये ज़रूर कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अरशद शरीफ केस में जो भी पेशरफ्त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हो रही है, उसको उज़्मा में जमा करवाया जाए। बहरहाल जब अब अदालत के अंदर रोस्टम पर रश था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रोस्टम पर मौजूद थे। इससे पहले जब सुमोटो लिया गया था, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है ना वो शर्फ़ बख्शा करते थे बेंच को आने का। अब वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो गए और उनके पास वक़्त नहीं होता इतने छोटे-छोटे मुकदमात में, किसी सहाफ़ी के बेईमाना कत्ल के मुकदमे में, कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो। तो बहरहाल एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान मौजूद थे, और उनके साथ जो जेआईटी, स्पेशल जेआईटी बनाई गई थी, जिसमें आईबी के हुक्काम हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के एसएसपी उसको हेड कर रहे थे, अब वो पंजाब में पोस्ट हो गए। तो ये 3 रुकनी जो स्पेशल जेआईटी थी उसके मेंबरान यहाँ पर मौजूद थे, और उसके अलावा वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम, वज़ारत दाखिला के हुक्काम, जो जवेरिया सिद्दीक हैं, अरशद शरीफ की दूसरी अहलिया, उनके जो है वो वकील, और फिर अरशद शरीफ के जो अहले खाना है, जो उनकी अपनी पहली अहलिया और उनकी वालदा हैं, उनके वकील इमरान शफ़ीक भी मौजूद थे। इससे पहले उनके वकील जो थे वो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी थे, लेकिन हाल ही में उनको एनआईआरसी जो कि
प्राइवेट इदारों का जो एक फ़ोरम है अदालत की तरह का, जो अपीलों का फ़ोरम है, वहाँ का जो है वो उनको चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। तो उसके बाद अब इमरान शफ़ीक वकील थे, और जो जवेरिया सिद्दीक़ है उनके वकील साद बुट्टर थे। बहरहाल केस की समाअत आगे बढ़ी, तो जब बेंच के सामने ये बात हुई कि जेआईटी मौजूद है, जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन अब तक मुकम्मल नहीं हुई, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि हम ना ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स के हक में नहीं हैं। इनसे खामखा मामला ताख़ीर हो जाता है, फ़ायदा होता कोई नहीं है। तो हमारी तो सिर्फ़ एंग्ज़ायटी है, हमारी बेचैनी ये है कि अरशद शरीफ कत्ल को इतना अरसा हो गया, अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा? तो जवेरिया सिद्दीक़ के जो वकील थे साद बुट्टर, उन्होंने कहा कि जो ये हुकूमत पाकिस्तान वजह बना रही है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा नहीं हुआ, इस सब की ज़रूरत भी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो है वो कुछ ऐसे मुआहिदे मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की चीज़ की तरफ जाएँ। आप उन मुआहिदों की रोशनी में भी जो ये केस है इसको केन्या के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आपका जो हमारे जो लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने गए, स्पेशल जेआईटी वाले, वक़्त भी लगा, पैसे का ज़िया भी हुआ, वहाँ पर किसी ने कोई ताउन नहीं किया, इन्वेस्टिगेट करने नहीं दिया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये भी कहा कि आपके जितने भी वाजिबात या जो भी मामलात केनियन हुकूमत के साथ हैं, उन तमाम तर मामलात में केसों की पैरवी करने के लिए, उनके साथ राब्ता करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को किसी सतह पर कोई मुआहिदा दरकार है, तो वो बाहमी कानूनी ताउन का मुआहिदा है, वो उसके बगैर तो आगे नहीं चल सकते। क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाज़ में आकर कह दिया था कि जितनी भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं ना, उनके लिए हमें 1 माह का वक़्त दरकार है। वो 1 माह का वक़्त हमें दे दें। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, जो कि शुरू से लेकर अभी तक इस केस को फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो अदालत को कहा कि हमारा ना वज़ारत दाखिला से राब्ता नहीं हो पा रहा। वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम क्योंकि वहाँ मौजूद थे। तो कहते हैं हमारा वज़ारत दाखिला से राब्ता नहीं हो पा रहा। तो कोर्ट स्टाफ़ ने, जो कि अदालती अमला था, उसने तवज्जो दिलाई और कहा कि वज़ारत दाखिला का अमला यहाँ मौजूद है। और वज़ारत दाखिला के अमले ने जो है वो फिर उसके बाद अदालत को बताया कि हमने तो नोट पुट अप कर दिए वज़ारत ख़ारिजा को, वज़ारत ख़ारिजा सदर को लिखेगी, उसके बाद बाकी कानूनी ताउन के मुआहिदे पर अमल दरामद का अगला मरहला शुरू होगा। बहरहाल बात आगे बढ़ी, और जजेस की जो है ना वो कंडक्ट के हवाले से मैं आपके सामने तफ़सीलात रखती हूँ। जब वकील ने ये कहा, जो जवेरिया सिद्दीक़ के वकील थे साद बुट्टर, कि अभी तक जो अरशद शरीफ की फैमिली है उससे किसी ने राब्ता नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान ने राब्ता नहीं किया, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए राब्ता नहीं किया। फिर जो वालिदा के वकील थे अरशद शरीफ की, इमरान शफ़ीक, उन्होंने बताया कि हमें अभी तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो कानूनी तरीके से नहीं दी गई। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तो लीक हो गई थी। वो तो ऑलरेडी मीडिया पर आ गई थी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से मुतालिक उन्होंने कहा। तो जो जवेरिया सिद्दीक़ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हक में केनियन हाई कोर्ट से फैसला आया, लेकिन उस फैसले के बाद क्या हुआ कि जिन पुलिस अफ़सरान के खिलाफ ये फैसला आया कि उन्होंने अरशद शरीफ को जानबूझ के कानून हाथ में लेते हुए कत्ल किया, और ये कोई गलती नहीं थी, और जो कत्ल था वो गैर कानूनी अमल था, केनियन या केनिया के जितने भी कानून या उनके इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं या अरशद शरीफ के बुनियादी हकूक हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत उनकी खिलाफ वर्जी करके कत्ल हुआ। तो उन्होंने जवेरिया सिद्दीक़ को हर्जाना देने का हुक्म दिया। तो उस हुक्म के बाद जिन पुलिस अफ़सरान के खिलाफ ये फैसला आया था, उनको प्रमोशन दे दी गई। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि वो तो केनियन हुकूमत ने अपने अफ़सरान को प्रमोशन दिया, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मामला आगे बढ़ा, और उसके बाद जो है वो अ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जेआईटी जो पाकिस्तान में बनी थी, उसने 70 से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू किया था। तो उसके बाद अभी जब केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया कि आपसे तो एक ही हमारा सवाल है कि आप और कितना अरसा लगाएँगे अरशद शरीफ के केस की तहकीकात में? हमारा तो बुनियादी मुद्दा हुकूमत से ये है, कितना अरसा लगेगा केन्या की हुकूमत को अप्रोच करने में? तो अभी इस सवाल का जवाब देने में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो कह रहे थे माय लॉर्ड इतनी ही बात कर रहे थे, आगे उनके पास कोई जवाब था नहीं। तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रेस्क्यू करते हुए कहा कि केनियन हाई कोर्ट ने तो कोई हर्जाना देने का हुक्म दिया था, तो वो हर्जाना जो है वो क्या मिला आपको? तो जवेरिया सिद्दीक़ के वकील ने कहा कि नहीं मिला, और उस हर्जाने के खिलाफ जो केनियन हुकूमत है वो आला अदालत में चली गई, उन्होंने वहाँ पर स्टे ले लिया, और उस स्टे के बाद जो है वो हर्जाना हमें नहीं दिया गया, यही हमारा मुद्दा है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि किसने पे करना थी ये कंपनसेशन? तो वकील ने बताया कि केनियन हुकूमत ने करनी थी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि केनियन हुकूमत अपने खिलाफ ऑर्डर क्यों करेगी? तो वकील ने उन्हें बताया कि वो केनियन हुकूमत नहीं, केनियन कोर्ट का ऑर्डर था। तो वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इज़्ज़त मआब जज हैं,
وہ बेचारे भूल गए कि केन्या में ना पाकिस्तान की तरह शायद एक ही एग्जेक्टिव और अदालत एक ही नहीं हो गई, मर्ज नहीं हो गई आपस में, फतह नहीं कर ली उनकी एग्जेक्टिव ने उनकी अदालतें, वहाँ पर अलग-अलग निज़ाम है। उनकी हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया, खातून जज थी वो गालिबन, कि हुकूमत जो है केन्या की वो अरशद शरीफ की हिफाज़त नहीं कर सकी और इस वजह से वो हर्जाना उनकी फैमिली को अदा करे। उनके जो एहलकार हैं उनसे गलती हुई थी, लेकिन हमारे बेचारे जज साहब को ये लगा कि क्योंकि पाकिस्तान में तो अदलिया और हुकूमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो फिर केनियन हुकूमत ने क्यों अपने खिलाफ ऑर्डर किया? तो उनको बताया गया कि वो हुकूमत ने ऑर्डर नहीं किया, केनियन की अदालत ने अपनी हुकूमत के खिलाफ ऑर्डर किया था। बहरहाल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की सबसे बड़ी एंग्ज़ायटी अदालत में ये थी कि केनियन हुकूमत का ऑर्डर मैंने डॉन अख़बार में पढ़ा, आपने मुझे वो ऑर्डर क्यों नहीं दिया? आप वो ऑर्डर हमें दे दें। ठीक है, इनके पार्ट पर भी ये गलती थी। तो जवेरिया सिद्दीक़ के वकील ने कहा कि मुझे भी ऑर्डर लेट मिला, लेकिन मैं ऑर्डर आपके सामने पढ़ देता हूँ और मैं ऑर्डर आपके सामने रख भी दूँगा। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है, वो ये कहते हैं कि ये तो केनियन हाई कोर्ट का ऑर्डर है। केनियन हाई कोर्ट कोई वहाँ पर फ़ौजदारी के निज़ाम की अदालत तो नहीं है। तो उसके लिए तो जो अदालत है, वो कोई उनकी लोअर कोर्ट्स होंगी हमारे ट्रायल कोर्ट्स की तरह। यानी अदालत किसी भी अ, तफ़सील में जाते हुए, किसी भी तहकीक में जाते हुए खुद ही से सारे आज भी फैसले सादर फरमा रही थी कि केनिया की हाई कोर्ट का ऑर्डर किसी तरह से बेवक़्त हो जाए, किस तरह कह दिया जाए कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो टारगेटेड कत्ल नहीं था। बहरहाल उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर अरशद शरीफ के अहले खाना भी केनियन अदालत में गए थे, तो हुकूमत पाकिस्तान का अपने शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हक नहीं बनता था कि बजाए इसके कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे आप अरशद शरीफ के खिलाफ फ़रीक हैं, आप उनके अहले खाना के साथ खड़े होते, आप अदालत में उनको बैक करते। तो इस पर जब उन्होंने ये सवाल किया कि आपको अदालत में हुकूमत पाकिस्तान को केनियन कोर्ट में अरशद शरीफ के हक में उनकी फैमिली के साथ जाना चाहिए था, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक मर्तबा फिर जंप इन किया और रेस्क्यू किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को और कहा कि अगर हुकूमत जाती तो फिर काबीना से मंजूरी होती, मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस है, उसके बाद हर बात काबीना में जाती है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता। तो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी इस मौके पर बरहम हुए और उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को कहा कि एजी साहब, आपको एटलीस्ट एक नामवर सहाफ़ी जिसका इतना बाहिमाना कत्ल किसी और मुल्क में ले जाकर के हुआ, उस पर हुकूमत पाकिस्तान अहले खाना के साथ तो खड़ी हो सकती थी। हुकूमत पाकिस्तान को तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर। तो बहरहाल उसके बाद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो कहने लगे नहीं माय लॉर्ड, हमने तो हर जो है वो तिनके तक हम गए हैं, हर चीज़ हमने की है अरशद शरीफ के कत्ल पे और क्या किया है कि पिछले 2 सवा 2 साल से अभी तक यही नहीं मालूम हो सका कि केन्या में हुआ क्या और कत्ल का मुकदमा है ये और कत्ल के मुकदमे के अंदर आपको मालूम है कि जो शवाहिद होते हैं ना वो बहुत कम अरसे तक इंटैक्ट रहते हैं, वो फिर मिट जाते हैं, उनको फैब्रिकेट कर लिया जाता है। कत्ल के मुकदमात में तो एफआईआर अगर 1 घंटा भी ताख़ीर से दर्ज हो या तहकीकात अगर कुछ भी थोड़ी-सी भी देर से शुरू हो, तो उस पर भी अदालतें सवाल करती हैं, उस पर भी शकूक व शुबहात उभरते हैं। तो अरशद शरीफ के कत्ल को अक्टूबर 2022 से अब हम बैठे इस वक़्त मार्च 2025 में, तो सवा 2 साल का अरसा, 2.5 साल का अरसा ज़्यादा गुज़र जाने के बाद भी आप आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि केनियन हुकूमत जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, तो हम तो शुरू ही नहीं कर पाए, तो केनिया में तहकीकात हो ही नहीं रही, वहाँ पर तो कोई मुकदमा चल ही नहीं रहा। क्यों चलेगा जब उनकी सरज़मीन पे जहाँ कहा जाता है कि वो सेफ हेवन है इस तरह के मर्डर्स की तरह, उनकी पुलिस के ऊपर बाकायदा ये इल्ज़ाम है कि वो पैसे लेकर किसी दूसरी हुकूमतों के लिए भी वहाँ पर कत्ल व गारत करती हैं। तो फिर जहाँ जिस मुल्क की सिक्योरिटी का ये हाल है, उस मुल्क के अंदर आपने तहकीकात के लिए आज तक किया क्या? कुछ भी नहीं। उस हुकूमत ने जो कि आप ही की तरह एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है केनियन गवर्नमेंट, उसने आपको हरी झंडी दिखा दी लाल झंडी दिखा दी एक कत्ल की तहकीकात पर और आप भी चुप करके बैठे रहे क्योंकि वजह ये है कि ये हुकूमत वक़्त, हमारी एजेंसियाँ, हमारी उस वक़्त की भी जो ताकतवर हल्के थे, अरशद शरीफ को मुल्क से क्यों जाना पड़ा? पीडीएम की हुकूमत थी, उनकी वालिदा ने पहली समात के अंदर बहुत क्लियरली जब खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने बताया था कि अरशद शरीफ को एक प्रोग्राम जब उन्होंने किया था वो कौन था? तो उस प्रोग्राम करने के बाद निशाना बनाया गया और आज तक वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट का कोई मूड भी नहीं है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो कह रहे थे हमें तो सबसे ज़्यादा बेचैनी ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल को इतना वक़्त गुज़र गया तो अभी तक तहकीकात क्यों नहीं हो रही और ये कहते हुए उन्होंने केस की समाअत को 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दिया। दोबारा इस हुकूमत को 1 माह दे दिया, हालाँकि देना 1 दिन भी नहीं चाहिए था और फिर फैसले के अंदर ये भी नहीं लिखवाया कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाए, जो बाकी जजेस की एंग्ज़ायटी थी। जहाँ-जहाँ अटॉर्नी जनरल जो है वो फँसते रहे, जहाँ उनके पास जवाब नहीं था, जहाँ पर उनको बेंच के सवालों के जवाब देने में मुश्किल हो रहा था, वहाँ पे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको रेस्क्यू करते नज़र आए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन तो आज भी कुछ नहीं बोले, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने काफ़ी जो है वो बरहमी का इज़हार किया, लेकिन
ये बरहमी सिर्फ बरहमी अल्फाज तक ही है। किसी को एहसास ही नहीं है कि ये कितना हसास नोयत का मुकदमा है। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक सहाफ़ी को अगर आप इस तरह तरह से कत्ल करके एक एग्ज़ेम्प्लिफ़ाई करके एक मिसाल बना सकते हैं कि आप अगर किस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे तो आप पकड़ के जो है वो कत्ल किसी को कर सकते हो। ये मिसाल बनाने के बाद दुनिया के मुल्कों में सहाफ़ियों की सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान बदतरीन मुल्कों में शुमार होता है एक अरसे से। उस मुल्क के जो हुकूमत है उसका फ़ोकस यही हो सकता है कि वो इस तहकीकात की या इस कत्ल की जड़ तक ना जाए क्योंकि खुरे जाकर इनके अपने साथ ही मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।